जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज 1 नवंबर है, नया महीना है और उसी के साथ साथ नई आकांक्षाएं, नई उम्मीदें और नया जोश सभी के मन में जरूर आया होगा। तो आज से हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो न्यूज़पेपर रहेगा। वो आपको इंग्लिश में जो है टेक्स्ट वो तो देखने को मिल ही रहा था, लेकिन अब उसी के साथ साथ आपको हिंदी में भी टेक्स्ट देखने को मिलने वाला है और ये नया थंबनेल है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और उसी के साथ साथ आप वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस आपको बहुत काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं 1 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर अगर हम नजर डालते हैं तो यहाँ पर पाक आर्मी एंड इमरान, यहाँ पर देखिए आईएसआई जो है उसमें चेंजेस। क्या हमें पाकिस्तान की एग्जाम के बारे में चर्चा करनी है? क्या पाकिस्तान की एग्जाम देनी है? नहीं। तो फिर ये क्यों पढ़ना है? देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगेन ये पूरा जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो यहाँ पर बता रहा है यूपी इलेक्शंस के बारे में, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, वेटिकन हैज आस्क्ड तमिलनाडु क्लर्जी टू टेक करेक्टिव मेजर्स। अभी देखिए यहाँ पर कुछ चीजें जो है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो ये वाला एडिटोरियल जो है वो हम कवर करेंगे। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर फ्यूचर इम्परफेक्ट। देखिए क्या है कि यहाँ पर बात की जा रही है एजुकेशन सिस्टम की। मतलब अगर हम देखते हैं तो हमारे स्कूल्स बोलिए, हमारे कॉलेजेस बोलिए, वहां से जो लोग निकल रहे हैं, काफी लोग अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, उस वजह से जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा उतना ही जो यूथ है उनकी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो पा रही है हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड में, है ना। तो इसलिए क्या होगा कि अगर ये एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई तो ये एनर्जी हो सकती है कि कुछ गलत रास्ते पर चैनलाइज हो जाए, या फिर हमारे इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका इसकी वजह से लग सकता है। तो देखिए ये वाला एडिटोरियल जो है, ये वाला एडिटोरियल हम मेंस आंसर राइटिंग से कवर करेंगे। मतलब मेंस आंसर राइटिंग का एक मैं क्वेश्चन लूंगा, कैसे हम मॉडल उसमें बना सकते हैं वो हम देखेंगे, मॉडल आंसर कैसे बना सकते हैं, और उसी में सारी चीजें जो है इंक्लूडिंग हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो सब यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। मतलब समझ लो एक तीर से दो निशाने हमारे लग जाएंगे, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो भी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। कैसे आंसर लिख सकते हैं वो भी यहाँ पर आपका रिजॉल्व हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये वाला भी एडिटोरियल जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केस फॉर एन एनर्जी मिनिस्ट्री। अभी देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो ऑथर है ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कोल में जो अभी क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके वजह से सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तेरे ऊपर, तेरे वजह से, तेरे वजह से, तेरे, हमारे हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। वो होता है ना 3 इडियट्स में जो गर्म हवाएं छोड़ता है चतुर, और फिर हमेशा जो अपना ब्लेम है दूसरों पर डालता है, आई डिडंट डू इट राजू। तो उसी वजह से यहाँ पर भी मिनिस्ट्री जो है वो एक दूसरे पर छोड़ रही है। अब यहाँ पर इसके लिए एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो है वो बनाई जाए बोल रहे हैं, या फिर एक डिपार्टमेंट बनाया जाए। अब उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ये इस एडिटोरियल के थ्रू हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। अगेन यहाँ पर नेट जीरो। अभी देखिए हाल ही में कॉप जो है वो देखने को मिल रहा है। अब कॉप की वजह से क्या है कि नेट जीरो जो है, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे कोई खास आउटकम नहीं है। नेट जीरो इमिशन, यही मतलब हम समझ लीजिए मिड सेंचुरी तक नेट जीरो इमिशन तक पहुंच जाए, यही बहुत बड़ी बात है, ऐसा कंट्रीज के द्वारा बोला जा रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज को इसमें नुकसान है। क्यों डेवलपिंग कंट्रीज को नुकसान है? कि भाई उनका टेक्नोलॉजी ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है, उनको डेवलपमेंट जो है वो तो करनी ही करनी है। नेट जीरो का मतलब क्या होता है? देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप बियर पी रहे हो, अब बियर जो है आपके शरीर को 2 बियर पसती है, लेकिन अगर आपने 5 बियर पी ली तो फिर क्या होगा, आपका शरीर जो है वो डोलने लग जाएगा। 2 बियर पी रहे हो तो मतलब वो शरीर जो है वो उसको एडजस्ट कर लेगा और आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप डोलने नहीं लगोगे। उसी तरीके से हमारी जो प्लानट है उसमें भी कार्बन जो है उसको पचाने की एक क्षमता है। मतलब जो फॉरेस्ट होते हैं, ओशंस है, उनको कार्बन पचाने की क्षमता है। अब उतना ही अगर आप रिलीज कर रहे हो जितना ये पचा सकते हैं तो फिर हमारी अर्थ नहीं डोलेगी, है ना। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपने कुछ एक्स्ट्रा, जैसे एक्स्ट्रा बियर पी ली, वैसे एक्स्ट्रा कार्बन इमिशन करना शुरू कर दिया, हमारी जो अर्थ है वो डोलने लग जाएगा, हमारा निसर्ग जो है डोलारे डोलारे हो जाएगा। तो ये जो समस्या है यहाँ पर हो सकती है। नेट जीरो मतलब क्या है? उतना ही आप इमिट करो जितना हमारी जो अर्थ है वो यहाँ पर सह सकती है, उसको हम कहते हैं नेट जीरो। तो अभी आपको कुछ आने वाले एडिटोरियल्स, क्योंकि कॉप हुआ है तो उस पर एडिटोरियल्स अभी आते रहेंगे, तो अब कुछ कुछ एडिटोरियल से आने वाले टाइम में नेट जीरो जो है काफी बार देखने को मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पर पता रहना जरूरी है। तो इस तरीके से हमें एडिटोरियल जो है वो आज देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ द हिंदू, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी खास न्यूज़ नहीं आई है। आपको पता है कि हम फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक द हिंदू पेपर का पूरी न्यूज़ देखते हैं, लेकिन आज ऐसी कुछ खास न्यूज़ नहीं आई है कि जिस पर बहुत गहराई से चर्चा की जाए, इसलिए न्यूज़पेपर ही के साथ ही हम डिस्कशन करेंगे हमारे न्यूज़ की।
तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट। मतलब फ्यूचर इम्परफेक्ट मतलब हम यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। मतलब खासकर हम मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन जो है वो देखकर उसका मॉडल आंसर बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो देखिए ह्यूज पूल जो है अनएम्प्लॉयड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स का हमें देखने को मिल रहा है विद अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस। मतलब अधूरी आकांक्षाओं वाले बेरोजगार विश्वविद्यालय स्थानकों का एक बड़ा पूल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, एक बड़ा समुदाय जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ये जो ग्रुप है डिससेटिस्फाइड डिसग्रुलेंटेड यूथ, यहाँ पर डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारे सोसाइटी के लिए। तो ये अगर आप देखोगे तो ये हमारे जीएस पेपर 3, अगर आप सोच रहे हो जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है तो जी नहीं, ये अगर हम देखते हैं जीएस पेपर 1 जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, जो इंडियन सोसाइटी है उसके लिए क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मतलब क्या है, ये असंतुष्ट जो युवा युवा लोग हैं, इनका जो समूह है, ये हमारे समाज के लिए काफी विनाशकारी परिणाम जो है वो दे सकता है अगर ये एनर्जी सही तरीके से चैनलाइज नहीं की जाए। तो आइए सबसे पहले मेंस क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो यहाँ पर है इंडिया फेसेस चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन एंड द यूथ। है ना, यहाँ पर इंडिया जो है वो काफी चैलेंजेस फेस कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में चिल्ड्रन को एंड यूथ को। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब देखिए एक तीर से दो निशाने क्यों बोला था मैंने। एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो चैलेंजेस है वो भी यहाँ पर निकल रहे हैं, प्लस हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी हमारी कवर हो रही है इसकी वजह से, और वो भी जो इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पर कवर हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैंने जो मेंस आंसर राइटिंग कोर्स लाया है एमएम अकेडमी ऐप पर, है ना, एमएम अकेडमी ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर वेरियस कोर्सेज है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, मतलब व्हाट नॉट, सारे कोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग कोर्स। और वहाँ पर आंसर राइटिंग कोर्स मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सीधा क्वेश्चन दिया और उसका आंसर ढूंढो। अरे भाई बेसिक से देखना पड़ता है, क्वेश्चन लिखा कैसे जाता है, क्वेश्चन को समझा कैसे जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो क्या गलतियां करोगे अभी मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट में आता है, जैसे यहाँ पर डिस्कस आया है, तो ऐसे अलग अलग जो जो कीवर्ड्स आते हैं, तो इसके कैसे हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हाँ भाई हमें आंसर लिखना कौन सा है। तो ये भी चीजें यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होती है। बेसिक्स अगर आपके क्लियर हो जाए आंसर राइटिंग की तो आप कोई भी आंसर जो उसका जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन बॉडी होती है, मतलब यहाँ पर ब्रीफ देना होता है टॉपिक का जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। देन एक्चुअली जो पूछा गया वो बॉडी में लिखना होता है। देन कंक्लूजन में डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि क्या है क्या नहीं है, मोस्टली पॉजिटिव जो है वही आपको रहना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच ही आपको एग्जाम क्लियर करवाता है, रादर मार्क्स दिलाता है। अब यहाँ पर जो टॉपिक आया है, टॉपिक किस तरीके का है कि यहाँ पर आप देखोगे तो जो डिस्कस है वो बोला गया है। तो देखिए ये मतलब एनालिटिकल या इवेल्युएटिव सीरीज में आता है। जैसे हमने अलग अलग टाइप देखे थे, एक था सीधा भाई डिस्क्रिप्टिव था कि भाई जो दिया गया है उसी को डिस्क्राइब करो, एक फैक्चुअल रहता है कि जो है वही लिखो, मतलब समझ लो अगर क्वेश्चन आया है कि राइट डाउन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या आप खुद का व्यूज रखोगे, जो है वही लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर एनालिटिकल जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसमें एनालिसिस या डिस्कस जो है ये अगर आता है तो इसमें आपको एक जो है मतलब समझ लो कि कुछ यहाँ पर वेरियस फैक्ट जो है वो भी मेंशन करना पड़ता है, जो चैलेंजेस है वो भी मेंशन करना पड़ता है, एंड देन कंक्लूड करना पड़ता है ओपिनियन के साथ। तो यहाँ पर भी जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको कि जो चैलेंजेस है वो हम काफी ज्यादा फेस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी यहाँ पर गलतियां क्या कर सकते हो आप वो देखो। यहाँ पर क्या है कि अवॉइड क्या करना है कि बहुत डीप हमारे एजुकेशन सिस्टम में चले जाना। एजुकेशन सिस्टम में जो है बहुत सारे एस्पिरेंट्स डीप में चले जाते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इंडिया फेसेस चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन एंड द यूथ। तो यहाँ पर आप हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसे काम कर रहा है वो अगर लिखोगे, एजुकेशन सिस्टम आया कहाँ से है, भाई ब्रिटिशर्स ने लेकर आए थे, फिर वो ये हुआ था वो हुआ था, इवोल्यूशन ऑफ हम और एजुकेशन सिस्टम नहीं पूछा गया है। यहाँ सीधा बोला गया है कि भाई चैलेंजेस बहुत सारे हैं, है ना। ये यहाँ पर कंसीडर्ड है कि तुमको एजुकेशन सिस्टम को डिफाइन नहीं करना है, एजुकेशन सिस्टम का इवोल्यूशन नहीं बताना है, यहाँ पर सीधे आपको चैलेंजेस जो फेस किए जा रहे हैं, तो चैलेंजेस यहाँ पर मेंशन किया गया है क्या, नहीं, तो यहाँ पर सीधे आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रही है हमारी क्वालिटी एजुकेशन वो यहाँ पर बताना है। एंड देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इन चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व कर सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोली गई है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब कैसे ये इन चैलेंजेस को रेक्टिफाई कर सकती है, ये यहाँ पर बताना है।
एंड देन उसके बाद कंक्लूड करना है विद पॉजिटिव, कुछ आपको सजेशंस देने हैं, कंक्लूड करना है, आपका ओपिनियन रखना है उसके साथ। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है लिखना क्या है, तो अब यहाँ पर आप सही तरीके का जो अप्रोच है वो रख सकते हो। तो ढांचा यहाँ पर कैसे बनाओगे आप, जो प्रॉब्लम चल रहा है क्वालिटी एजुकेशन इंडिया में, है ना, तो ये यहाँ पर आप बता दोगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है कैसे ये रिजॉल्व कर सकती है, कैसे उसका समाधान जो है वो निकाल सकती है, वो यहाँ पर आप बता दोगे। देन उसके बाद थोड़ा आपको नई एजुकेशन पॉलिसी जो उससे भी क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको भी इंप्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, एनकाउंटर हो सकते हैं, वो भी आप यहाँ पर बताओगे। एंड देन कुछ यहाँ पर सजेशन जो है उसके साथ कंक्लूड करोगे, जिससे ये हो जाएगा हाँ यार आपके भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज है और आप भी यहाँ पर सही तरीके का एक अप्रोच जो है वो रखते हो, ये साबित हो जाएगा। तो चलो फिर मॉडल कैसे हो सकता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन भाई, परिचय कैसे दोगे आप। तो इसमें पूरा इवोल्यूशन नहीं लिखना है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश काल से आया है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी एंड ये ना फलाना ढिमकाना, वो कुछ भी नहीं। ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स में सिर्फ ये वाले सेंटेंस में ओवर द ईयर्स, इससे पूरा इवोल्यूशन जो है वो आ जाता है, सारा इवोल्यूशन स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा इवोल्यूशन आ जाता है। इंडियन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस हैव बीन वर्किंग टू रिफॉर्म एग्जिस्टिंग एजुकेशन मॉडल, मतलब वर्षों से भारत सरकार और संस्थान मौजूदा शिक्षक मॉडल में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। इससे एक क्या होता है, एक पॉजिटिव अप्रोच भी पता चलता है कि हाँ यार तुम्हारा गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर एक सही अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत टाइम के बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, पहले से ही क्रिटिसाइज करने लग जाओ कि बहुत टाइम के बाद एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, हमारे एजुकेशन में कुछ यही नहीं हो रहा है प्रॉब्लम। अरे भाई जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो तो हमें बताना ही है ना मेन बॉडी में। मेन बॉडी हमारी वो रहने वाली है क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सेवरल इश्यूज जो है वो अराइज हो रहे हैं एंड एजुकेशन पॉलिसीज जो है वो यहाँ पर मतलब सफल रहे हैं, और कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं जिन्हें भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है वो जुड़ रही है। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चैलेंजेस की। इश्यूज जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है इनएडिक्वेट गवर्नमेंट फंडिंग, जो अपर्याप्त सरकारी अनुदान है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं आता है। हमें पता है कि भाई जो स्पेंडिंग है वो 3 से 4% ऑफ जीडीपी जो है हमारे एजुकेशन में देखने को मिलती है, जो कि अगर हम डेवलप्ड और ओईसीडी कंट्रीज देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है ना, उसकी तुलना में काफ़ी कम है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, जो बुनियादी ढांचे हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे स्कूल जो है वो अभी भी उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर पूरी नहीं की है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, फंक्शनल कॉमन टॉयलेट्स नहीं है, सेपरेट टॉयलेट जो है लड़कियों के लिए वो अवेलेबल नहीं है। अभी जो मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है, उसने जो अभी स्कूलिंग कंप्लीट की थी, तो स्कूलिंग कंप्लीट की तो गवर्नमेंट स्कूल जो है, सेमी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल होती है वहाँ से की। वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है वो देखने को मिल रही थी। मतलब वहाँ पर समझ लो कि जो फंक्शनल टॉयलेट्स बनाए जाते हैं इतने ख़राब होते हैं कि वहाँ पर आसपास भी घूमने का मन नहीं करता है ना। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है सही तरीके की नहीं होती है। तो काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ जो ग्लोबल रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स है उसमें भी हमारा रैंक जो है काफ़ी पीछे आता है ना, मतलब टॉप रैंक जो है उसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ कभी नहीं आती है। अब प्राइमरीली क्यों, क्योंकि जो फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो है वो काफ़ी कम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो मतलब जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी कम, और स्टूडेंट रेशियो काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। उसी एजुकेशन और डिमांड ऑफ इंडस्ट्री जो है उसमें भी कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। मतलब क्या है कि सूटेबल एम्प्लॉयज़ जो है, क्या है कि आप यहाँ पर समझ लो ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपने ग्रेजुएशन किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन आपने वो चीज़ें पढ़ी, मतलब आप पढ़ रहे हो यहाँ पर पेट्रोल का एकदम पुराना वाला वर्जन। और अभी नए इसमें अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब आ रहे हैं तो भाई कैसे यहाँ पर चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती है ना। मैटर तो वही आता है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता जा रहा है, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं पुरानी चीज़ें हो जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो इंडस्ट्री क्यों हायर करेगी, है ना। इस रैदर इसके कोई अगर बेसिक ये कर लेता है और फिर 6 महीने का कोर्स कर लेता है नहीं इसका, उसको यहाँ पर हायर कर ले। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर सही तरीके से डिमांड जो इंडस्ट्रीज की उम्मीद नहीं हो पा रही है। इससे लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज़ को वो यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता है इंडस्ट्रीज को। देन उसके बाद टीचर एंड देयर ट्रेनिंग, जो टीचर्स है जैसे रेशियो अगर आप देखोगे तो इंडिया में 24:1 रेशियो है ना। और वही अगर आप बाकी देखोगे स्वीडन में 12:1, 16:1, 10:1, मतलब 10 बच्चों के लिए एक टीचर है। हमारे पास 24 बच्चों के लिए एक टीचर देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर बहुत बुरी अवस्था है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो टीचर्स है उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही है। अभी अगर आप देखोगे जो कोविड आया था उसका एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि सीधा स्विच करने को बोला गया ऑनलाइन, इस पर कि ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दो। अरे भाई पहले 6 महीने की उनको ट्रेनिंग दो, या 2 महीने की ट्रेनिंग दे दो, या 1 महीने की तो कम से कम ट्रेनिंग दे दो
या 15 डेज़ की ट्रेनिंग दे दो कि भाई ऑनलाइन जो है उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे उस पे पढ़ाया जाता है। टीचर्स के लिए भी सब कुछ नया था, तो उसकी वजह से दिक्कतें जो है वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। सीधा ऑनलाइन पर स्विच करने को कहा गया। तो ये जो है प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। क्वालिटी ऑफ टीचर्स यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं पॉलिटिकली या ट्रेंड नहीं होते हैं एडिक्वेटली। ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज जो है वो हमें देखने को मिलता है, बहुत बड़ी चुनौती हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं, हमने देख ली क्या क्या चैलेंजेस है। अब हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकता है। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है पोटेंशियल है कि ये चैलेंजेस को इरेडिकेट कर दे। पहला हमने सेंटेंस जो है वो यही लिख दिया कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पोटेंशियल है कि वो इरेडिकेट कर दे। इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर हम सीधा पोटेंशियल वर्ड यूज ना करें तो हमने सीधा अगर ये लिख दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैन इरेडिकेट मेनी चैलेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अधूरा स्टेटमेंट लगेगा। पोटेंशियल से क्या होता है कि सीधा हमने ये बोल दिया सब टेक्स्ट में कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो बहुत बढ़िया, अगर उसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो। अगर इंप्लीमेंट ही ना हो तो वो कर पाएगी क्या, नहीं, तो उसमें पोटेंशियल है काफी अच्छा करने का, अगर वो सही तरीके से इंप्लीमेंट की जाए, है ना। इसमें क्या क्या है, तो स्पेंडिंग जो एजुकेशन पर उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। जो अभी तक हम 3 से 4% खर्च कर रहे थे उसको 6% पर ले जाने की बात की जा रही है, जो काफ़ी डेवलप देशों के तुलना में काफ़ी सही हो जाएगा। स्किल एजुकेशन की बात की जा रही है, कौशल शिक्षा की। मतलब यहाँ पर क्या है, स्कूल का जो स्तर है उसमें प्री स्कूल, ट्वेल्थ, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वोकेशनल स्किल के लिए भी इनको ट्रेन करने की बात की जा रही है। इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन यहाँ कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा एज अ फ्रेमवर्क नेशनल कमेटी। ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई स्कूल में तो तुम हो, उसी के साथ साथ तुमको स्किल जो है वो भी दी जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्री का यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है कि इंडस्ट्री में जो डिमांड है वो मीट नहीं हो पा रही है क्योंकि ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, स्किल्स प्रॉपर नहीं है, तो वो यहाँ पर स्किल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। देन हायर एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन, यहाँ पर क्या, उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। इसमें जो इंटरनेशनल फैकल्टीज, इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स है उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो कल्चर है उसका एक्सचेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज जो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, फॉरेन में जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, नई आइडियाज जो है उसका एक्सचेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये भी होता है ना। टीचर ट्रेनिंग, टीचर की ट्रेनिंग जो बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक, तो वो भी यहाँ पर टीचर की ट्रेनिंग जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ जो है यहाँ पर हो सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नया कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो टीचर एजुकेशन, ये भी हमें स्थापित होता हुआ देखने को मिलेगा। देन डिजिटल एजुकेशन की तरफ पुश, यहाँ पर इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, प्रौद्योगिकी का समान उपयोग यहाँ पर सुनिश्चित यहाँ पर किया जाएगा, ये भी हमें देखने को मिलता है। अब ये तो हो गई इसकी, लेकिन आकलन कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे, तो एक ऑटोनॉमस बॉडी जो है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये यहाँ पर लाई जाएगी, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज टेक्नोलॉजी के यूज़ का, कि भाई कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर उपयोग जो है वो किया जा सकता है। देन उसके बाद लर्निंग्स, असेसमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी का एनहांसमेंट जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। उसी के साथ नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, ये भी यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि सभी तरीके की जो परख है वो रखी जाएगी। मिसलिनियस, इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो आज हमारे पास 10+2 है कि 10वीं पास हो गई, 10वीं के बाद 2 मतलब 12, 12 तक का ऐसा प्लान हमें देखने को मिलता है। लेकिन अभी यहाँ पर रहेगा 5+3+3+4, मतलब 5 साल, मतलब प्री स्कूलिंग यहाँ पर हो गई, देन 3 साल, देन 3 साल, देन 4 साल। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, पूरा आकलन जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। बाकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर डिटेल में आपको पढ़ना है, सेपरेट वीडियो जो है वो भी अवेलेबल है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय मयूर मोगरे, ये अगर आप डालोगे तो वहाँ पर डिटेल सारे फीचर जो है वो मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। उसी के साथ साथ चाइल्ड जो है उसकी क्लास 5 तक यहाँ पर मदर टंग जो है उसी में यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए, तो जिससे क्या होगा, समझ में आता है। जैसे अभी आप हिंदी जो है कक्षा 5वीं तक शिक्षा के माध्यम की, आपकी मदर टंग अगर हिंदी है तो आपको ये समझने में आसानी जाएगी, आपकी मदर टंग इंग्लिश है तो उसमें समझने में आसानी जाएगी। तो मतलब क्या है, मदर टंग में जब हम समझते हैं तो सीखने में भी आसानी होती है और दिमाग जो है वो भी अच्छे तरीके से काम करना शुरू करता है। तो ये काफ़ी अहमियत है इसकी। एंड यूनिवर्सलाइजेशन जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, मतलब भाई जो पहली में जा रहा है उससे पहले भी यहाँ पर प्री स्कूलिंग जो है वो भी ज़रूरी है, तो वो भी यहाँ पर किया जाना अनिवार्य है। अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में भी कुछ चैलेंजेस है। जैसे कि एजुकेशन जो है वो करंट सब्जेक्ट में है, तो हर एक का अपना अपना स्टेट बोर्ड भी है, तो वैसे सिनारियों में ये पूरे करिकुलम को यहाँ पर इम्पोज करना, ये यहाँ पर थोड़ा मुश्किल जो है वो जा सकता है, थोड़ा पॉलिटिसाइज्ड हो सकता है। दूसरा है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यहाँ पर हिंदी जो है उसको भी अनिवार्य किया गया है।
इसमें काफ़ी सारे जो सदर्न स्टेट्स है वो यहाँ पर आपत्ति जता रहे हैं कि यहाँ पर हिंदी को आप क्यों इम्पोज कर रहे हो या क्यों इम्पोज करना चाह रहे हो, है ना। एक अभी और कंट्रोवर्सी हुई थी जोमेटो की ही। वहाँ पर एक जो साउथ का बंदा है वो कुछ बोल रहा था, उसमें हिंदी में जोमेटो के जो लोग हैं उन्होंने हिंदी में यहाँ पर कहा, उसने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है, तो जोमेटो वालों की तरफ से बोला गया है कि भाई हिंदी जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है और इसीलिए हिंदी जो है वो आपको थोड़ी बहुत जो है वो समझ में आनी ही चाहिए, ऐसा वहाँ पर बोला गया था। लेकिन अगेन यहाँ पर टेक्निकलिटी परस्पेक्टिव से देखा जाए तो हिंदी जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी इज़ आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। एंड सेम इंग्लिश भी वो हमें देखने को मिलती है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना कि नेशनल लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्पोज किया क्यों जाए ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है सदर्न स्टेट्स के द्वारा, तो ये चीज़ हो रही है। तो ये यहाँ पर समस्याएं जो है वो आ सकती है। एंड देन 5th क्लास तक मदर टंग में अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, समझ लो अगर हिंदी है तो हिंदी में करते हैं, तो फिर उसके बाद 5th क्लास से 6th में जब जाएंगे तब इंग्लिश को यहाँ पर समझना, इंग्लिश पढ़ना, ये यहाँ पर काफ़ी मुश्किल जो है वो हो सकता है। अब कंक्लूजन के तौर पर पॉजिटिव नोट में थोड़ा बहुत आपका मिलाकर हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज स्वीपिंग इन इट्स विजन एंड सीक टू एड्रेस द एंटायर गमुट ऑफ एजुकेशन, है ना। मतलब अपनी दृष्टि में व्यापक है, पूरी तरीके से व्यापक है और शिक्षा के पूरे क्षेत्र को संबोधित करना चाहती है। अब यहाँ पर ये एक्नॉलेज करती है नीड किसके लिए, मोबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अल्टरनेटिव पाथवे जो रहेंगे लर्निंग के, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो रहेगा एंड गेम चेंजर जो है इंडिया के लिए स्थापित हो सकती है। तो ये क्या हो गया, आपने पॉजिटिव नोट में यहाँ पर खत्म कर दिया। तो ये इस तरीके से अगर आप आंसर्स लिखोगे तो काफी बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं, केस फॉर एन एनर्जी मिनिस्ट्री। अभी क्या है यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, अभी देखिए ये बैकग्राउंड तो आपको पता है कि कोल जो है इसका काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है, और कोल का शॉर्टेज हो रहा है तो भाई इस पे उस पे इस पे उस पे इस पे उस पे सभी लोग जो है वो डाल रहे हैं कि इसने गलत किया, उसने गलत किया, ये किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। अब यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी क्या निकल कर आता है कि जो ऑथर है वो कहना क्या जा रहे हैं। ऑथर बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, अभी देखिए आप बोलोगे सर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी तो ये तो हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, ये जब आगे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या हुआ है। एक्सपर्ट्स यहाँ पर काफ़ी डिफर कर सकते हैं कि वेरियस रीजन यहाँ पर कोल शॉर्टेज का साइड कर रहे हैं। हमने कोल शॉर्टेज के वेरियस रीजन जो है वो भी देखे हैं, है ना। जैसे कि बारिश जो है वो आ गई जिसकी वजह से कोल का सप्लाई नहीं हो पाया, इंटरनेशनल लिस्ट में भी इंपोर्ट जो हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं कोल को, है ना, वो भी हमने देखा था। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कोल के टाइप कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ कोल, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो कोल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमने इंपोर्ट नहीं किया क्योंकि दाम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो ऐसे वेरियस रीजन जो है हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं कि हमारे देश में कोल का शॉर्टेज क्यों हो रहा है। अब हमने जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो देखे, लेकिन पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी तो देखना पड़ेगा कि भाई जो मिनिस्ट्रीज है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाई है, जो डिपार्टमेंट्स है उनमें भी कुछ शॉर्टफॉल रहा है जिसकी वजह से इतना शॉर्टेज जो है वो हमें देखने को मिला है ना। लेकिन कोई भी एक मिनिस्ट्री या एक एंटिटी जो है इसका कोई जिम्मा उठाएगी क्या, नहीं उठाएगी, और उठाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वेरियस मिनिस्ट्रीज जो है उन सभी का यहाँ पर जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। अब ऑथर आते हैं मेन पॉइंट पर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड कोल इंडिया सर्टनली यहाँ पर कहीं ना कहीं वो गलत हुए हैं ऐसा इन्होंने एक्सेप्ट जो है वो करना चाहिए। जहाँ पर जो प्रोडक्शन है, प्रोसेस है, प्लानिंग है सप्लाईज की कोल की, ठीक है, उत्पादन हो या फिर जो योजना है, मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है यहाँ पर वो सारी चीज़ें हो, ये प्लानिंग जो है सही तरीके से नहीं हो पाई है। एक पब्लिक बॉडी जो है हमारे यहाँ पर नहीं है सेंटर या स्टेट लेवल पर जो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि यहाँ पर कोल वैल्यू चेन में जो शॉर्टफॉल आया है वो इस वजह से आया है या हमारी वजह से आया है, और ले भी नहीं सकती और लेना भी नहीं चाहिए। अब इसी की वजह से हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर करनी है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करना चाहिए। भाई गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करना चाहिए, ठीक है, मतलब अधिनियम जो है, अधिनियम वो यहाँ पर पारित करना चाहिए। कौन सा, एनर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एक्ट। अब इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिटीजन को सिक्योर, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करे, नागरिक को सुरक्षित, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा जो है वो उपलब्ध करा के देना, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये यहाँ पर जो इंडिया है उसकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर मेजरेबल मैट्रिक्स मॉनिटरिंग के लिए जो प्रोग्रेस है, अचीवमेंट्स के लिए वो यहाँ पर लेट डाउन करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक एनर्जी इंडिपेंडेंस जो है, ऊर्जा स्वतंत्रता, एनर्जी सिक्योरिटी, सुरक्षा
एनर्जी इफिशियंसी, दक्षता और ग्रीन एनर्जी जो है, हरित ऊर्जा, ये यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। अब इसके लिए यहाँ पर फॉर्म्यूलेशन एंड एग्जीक्यूशन जो है इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी का, ये भी यहाँ पर फ्रेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना। तो इसलिए क्या है कि एक बार अगर हम यहाँ पर समझ लो कि एक्ट बना लेते हैं, मतलब इसको एक बैकअप मिल जाता है, एक स्टैट्यूटरी बैकअप मिल जाता है, जिससे क्या होगा कि अब ये पूरी तरीके से अच्छे से जो चीज़ें हैं वो काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर करनी है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर है, डिसीजन मेकिंग है एनर्जी का, वो यहाँ पर रिडिज़ाइन करना चाहिए। मतलब एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है टू ओवरसी द करंटली सॉइल वर्टिकल ऑफ मिनिस्ट्रीज, जो वर्टिकल ऑफ मिनिस्ट्रीज है, पेट्रोलियम, कोल, रिन्यूएबल एंड पावर, ये जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्रीज देखने को मिल रही है, इनका जो शॉर्टफॉल यहाँ पर हुआ है, जिसकी वजह से कोल का शॉर्टेज देखने को मिला है, तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पर स्पेसिफिकली लाई जानी चाहिए, जिससे कि वो पूरा जिम्मे जो है वो यहाँ पर उठाए, है ना। अब ऑथर जो है वो ये भी बोल रहे हैं कि नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, इसका ये मतलब नहीं कि पेट्रोलियम हो जाए, कोल हो जाए, रिन्यूएबल एंड पावर हो जाए, ये अपने अपने से काम नहीं कर सकते, इनके अंडर में काम करेंगे ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है ये एटलीस्ट एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी, रिस्पॉन्सिबल तो रहेगी, हमारा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। अब खैर ये तो बहुत पॉलिटिकल हो जाता है, तो मिनिस्ट्री बनाना बहुत मुश्किल है। तो मिनिस्ट्री नहीं बनाओगे तो यहाँ पर ऑथर ने दूसरा भी ये दिया है कि भाई डिपार्टमेंट बना लो। अल्टरनेटिवली डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी रिसोर्स सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो रहेगा वो यहाँ पर हेड करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर जितने भी इश्यूज है उसको यहाँ पर हैंडल किया जाए, इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसको मैक्सिमाइज किया जाए, कि वह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा समुदाय के साथ अपने व्यवहार में भारत की जो प्रतिस्पर्धता है वो यहाँ पर अधिकतम किया जाना चाहिए, है ना, जिससे कि इंटरनेशनल एनर्जी कम्युनिटी जो है उसको हम अच्छे तरीके से डील कर सके। उसी के साथ साथ फाइनेंस, क्लीन एनर्जी, R&D, इनोवेशन जो है ये भी यहाँ पर सही तरीके से हो सके, और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है पब्लिक अवेयरनेस के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ये भी सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके। तो ये दो चीज़ें जो है यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोली जा रही है, अगर ये हम करते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस पर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए यहाँ पर, कि जिसे शॉर्टेज जो है, क्योंकि देखिए दो तरीके की चीज़ें होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, स्ट्रक्चरल हमारे जो चेंजेस है वो भी लाना बहुत अनिवार्य होता है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर है कैथोलिक चर्च टू तमिलनाडु क्लर्जी। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि टॉप सोर्स जो है उन्होंने कहा कि जो फ्रांसिस है उनको सेवरल कंप्लेंट जो है वो रिसीव हुए हैं तमिलनाडु से, केरला से, कि करप्शन, बाकी सीरियस जो क्लर्जी है उनकी ज़िंदगी में हरासमेंट बोली, ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही है, ऐसा यहाँ पर पाया गया है। अभी देखिए हमारे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल सिनारियो में हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्लर्जी जो है कैथोलिक चर्च में दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रिलीजियस धार्मिक, दूसरे होते हैं डायोसन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जीज यहाँ पर मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो यहाँ पर जो ओबीडियंस है, चेस्टी है, पोवर्टी है, इसमें यहाँ पर क्या कर लेते हैं, खुद को पूरी तरीके से सौंप देते हैं, ठीक है, उसकी शपथ ले लेते हैं। लेकिन अगर हम बिशप देखते हैं तो यहाँ पर रिलीजियस क्लर्जी के विपरीत, ठीक है, धार्मिक जो क्लर्जी उनके विपरीत, उनको प्राइवेट बैंक अकाउंट भी रखना अलाउड होता है, इवन खुद की प्रॉपर्टी जो है वो भी यहाँ पर रखना अलाउड होता है। और यही चीज़ काफ़ी मिसयूज जो है वो हो रही है, यहाँ पर जो पैसा है, जो पावर है, उसका फायदा यहाँ पर उठाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है, यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, बाकी कुछ भी यहाँ पर इस एडिटोरियल से अगर हम देखें तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए एक बार द हिंदू न्यूज़पेपर पर जाते हैं और देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर वहाँ पर हो, बाकी तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है चाइना जो है स्लोइंग इकोनॉमी का चैलेंज यहाँ पर फेस कर रहा है। अभी इसके दो मेन चैलेंजेस चाइना फेस कर रहा है। पहला तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है काफ़ी कम हो रही है अगर बाकी इसमें देखें, और फ्रेश कोविड जो आउटब्रेक है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है वो देखने को मिल रही है ना। और चाइना की फैक्ट्री अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्लो डाउन हो रही है, बाकी भी जो कंट्रोवर्सी है वो भी काफ़ी ज़्यादा जूझ रही है चाइना जो है उसमें, फिर भी चाइना जो है वो ये करेंगे वो करेंगे इसी के बीच चलता जा रहा है। जबकि चाइना जो है उसने यहाँ पर क्या करना चाहिए, बेसिकली जो सही तरीके की चीज़ें हैं उसको अपनाना चाहिए, है ना, लेकिन चाइना जो है वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, इस पर भी एडिटोरियल जो है वो जल्दी आ जाएगा। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तालिबान लीडर्स, इनके बारे में बात हो रही है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद पाकिस्तान, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर UN अर्जेस सूडान आर्मी टू रिवर्स कूप।
तो ये भी हमें जो कूप है वो देखने को मिल रहा है वहाँ पर। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं, नेक्स्ट पेज पर, तो ये सब स्टेट्स की न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। ये हम जो मुंबई वाला जो एडिशन है वो देख रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेट की न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। देन नेक्स्ट इसमें भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी स्टेट जो है उसी की न्यूज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम साउथ वाले पेज पर जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसी खास न्यूज़ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो वो हमें देखने को नहीं मिलती है। देन उसके बाद हम अगर न्यूज़ इस पर आते हैं 8 पेज पर, तो यहाँ पर भी जो कॉप 26 है ना, हाईलाइट इमिशन गैप, तो यहाँ पर बेसिकली वही हो रहा है कि भाई नेट जीरो का बोलिए, है ना, ऑफिशियली इंडोस किया है इंडियन क्लाइमेट एक्सपर्ट के द्वारा जो वेबसाइट बनाई गई है। हाईलाइट यहाँ पर ये सारी चीज़ें लेकर आएंगी अभी, क्योंकि कंटिन्यूसली हफ्ते भर यही चलने वाला है, पूरा हफ्ता अब ये जो क्लाइमेट चेंज है उसी के बारे में देखने को मिलने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पर G20 जो है वो खत्म हुआ है, वही यहाँ पर आ रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर टेंशन जो है कास्ट डीड जो है मनरेगा वेजेस में वो यहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। मनरेगा के बारे में ऑलरेडी हमने कवर किया है कल परसों के ही न्यूज़पेपर में। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो नेवी जो है वारशिप की डिलीवरी यहाँ पर ली है, मतलब यहाँ पर स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इक्विप्ड विद ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल, ये यहाँ पर आया है। तो देखिए इसमें अगर आप देखोगे फर्स्ट शिप जो है वो प्रोजेक्ट 15B स्टेट ऑफ आर्ट स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ये यहाँ पर बनाई गई और यहाँ पर डिलीवर हुई है नेवी को, ठीक है। डिले यहाँ पर हुआ है लेकिन स्टिल अब यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रही है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो इस पर भी अगर हम देखते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है ये यहाँ पर काफ़ी श्रैंक हुआ है शार्पली। अभी कुछ ही दिन पहले अगर आपने देखा हो तो हमने फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में कवर किया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक भी वीडियो आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि वीडियो आप मिस करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मिस भी अगर आपका हो रहा है तो पुराने वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि क्या होता है पुराने वीडियोस आप देखते हो आपके लिए पुराने नहीं है, क्योंकि पुराने वीडियोस जो है वो उनके लिए पुराने हैं जो सिर्फ न्यूज़ जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं, लेकिन हमें एग्जाम क्लियर करनी है, नॉलेज के लिए हम देख रहे हैं, इसलिए हमारे लिए पुरानी नहीं होती है, तो वो आप ज़रूर देखिए। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। देन फॉरेन इस पर आते हैं तो वही सारी चीज़ें, जैसे चाइना जो है वो यहाँ पर इकोनॉमी में उसके चैलेंजेस जो है वो आ रहे हैं। देन उसके बाद बिजनेस न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी खास न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हमें न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है आज के न्यूज़पेपर में, जो कुछ भी खास नहीं है। इंडिया जो है वो मैच हारते जा रहा है, लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।